गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और क्या हालचाल। हम लोगों ने कॉलरॉश लॉ खत्म कर लिया था एंड गाइस अब आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी करेंगे ध्यान से, अच्छे तरीके से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है। और क्या बोलूँ इसके बारे में, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है, नीट जेई में आपको काम आएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, शुरू करने से पहले एक बार इस वर्ड को तोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या स्पेलिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिसिटी। एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब बेसिकली ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक इस तरीके की केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करते हो। क्या बात समझ में आ रही है? आपने क्लास 10th में सुना होगा, 11th में भी सुना होगा, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब हीट की वजह से ब्रेक डाउन। आपने वर्ड सुना होगा फोटोलिसिस, लाइट की वजह से ब्रेक डाउन। ठीक उसी तरह यहां पर वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन। नाउ गाइस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस redox reactions are observed. Non-spontaneous redox reactions are observed in electrolytic cells. तो आपके ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस आपको दिख रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद स्टार्ट ना हो सके। मतलब ये केमिकल रिएक्शन खुद से स्टार्ट ना होगी, बल्कि आपको एक्सटर्नल वोल्टेज देकर, एक्सटर्नल करंट सप्लाई करके इसको रिएक्शन को शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो क्या यह सेल इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा? नहीं, ये केमिकल रिएक्शंस करवाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स the external voltage or current is supplied। क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। so the external voltage or current is supplied into the cell so that the chemical reaction takes place, या so that the chemical reaction take place। मतलब यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर आप लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं ताकि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया था काहे के अंदर? केमिकल एनर्जीज के अंदर। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं सेल को, और सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। एंड सच केमिकल रिएक्शंस in which electrical energy is converted into chemical energies is called as electrolysis and the cell is called as electrolytic cell। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखेंगे इसको, इतना नोट करेंगे। मतलब यहां पर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट अपोजिट हो रहा है। हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन करता था ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके और हम उसको यूज कर सके। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह सेल खुद से रिएक्शन
नहीं कर रहा, बल्कि रिएक्शन करवाने के लिए हम लोगों को इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। प्लीज गाइस नोट इट डाउन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? किस टाइप की प्रोसेस होगी इसके अंदर, मतलब ये किस तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन होगी? ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की। नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की होने की वजह से इसका मतलब ये है कि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव मिलेगा, उसका डेल्टा जी नेगेटिव मिला था, इसका डेल्टा जी आपको पॉजिटिव मिलेगा। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं एक ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को इस बार क्लास 12th में काम में आए। मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी पढ़ाऊंगा, अभी नो डाउट मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाली प्रोसेस आइसोलेशन के अंदर भी काम आएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। सबसे पहले हम यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाएंगे, इसको नाम देंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा ये टैंक नॉन रिएक्टिव होगा। इस टैंक के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा ये नॉन रिएक्टिव टाइप का होगा। इस टैंक के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स यहां पर डिप करेंगे। अब बच्चों क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स का अलग अलग काम होता है। कभी कभी ये इलेक्ट्रोड्स, ये जो हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। कभी कभी ये इलेक्ट्रोड्स खुद ही इनर्ट होते हैं। तो आप हमेशा इलेक्ट्रोड्स के बारे में ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड्स के बारे में समटाइम्स दे आर इनर्ट। मैं दोनों रिएक्शन समझाऊंगा आपको, हम दोनों चीज पढ़ेंगे। समटाइम्स दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब है ये इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो इनर्ट का मतलब है विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। कभी कभी ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ध्यान रखना इनर्ट होने का मतलब ये कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहां पर आपको क्या पता दिखेगा या नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। इनर्ट का मतलब होगा एक तो ये प्लेटिनम हो सकता है, एक तो ये सिल्वर हो सकता है, एक तो ये गोल्ड हो सकता है। तो अगर आपके इलेक्ट्रोड्स सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड से बने हैं, मतलब समझ जाओ वो इनर्ट है और वो केमिकल रिएक्शन के अंदर यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। एंड समटाइम्स दे participates in the reaction, and sometimes they participates in the reaction, and therefore आप इसे क्या नाम देंगे, आप इसे नाम देंगे these are reactive। ये क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, जिंक, सोडियम एक्सेट्रा। सोडियम को छोड़ दो, कॉपर, जिंक याद रखो। इस तरीके से क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इलेक्ट्रोड्स यहां पर अपने पास में 2 तरीके के हो गए। काफी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है कि यहां पर अपने पास में इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके के हो गए हैं। थोड़ा सा सेल ज्यादा ऊंचा चला गया, थोड़ा सा इसको अपन नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग बैटरी वगैरह जो अपन को कनेक्ट करना है वो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। तो ये इस तरीके से मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है। हाँ कूल। नाउ तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स की बात हो गई। क्या आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में पॉइंट समझ में आ गया? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों करके देखेंगे। हम यहाँ पर दोनों टाइप की रिएक्शन समझेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर करके देखते हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोड्स ही पार्टिसिपेट करें, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आप लोगों को काम में आएगा। तो क्या हम आगे बढ़े? चलो तो देखो यहां पर अब हम लोग एक काम करते हैं। यहां पर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड लिया है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। प्लीज गाइज इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वाला इलेक्ट्रोड भी कॉपर का। तो यहां पर इंटरेस्टिंगली आप लोग देख रहे हो कि मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स किसके ले लिए, कॉपर के ले लिए। मैं आपको कौन सा केस समझा रहा हूं, केस नंबर 2, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों इलेक्ट्रोड्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। नाउ अब हम कुछ देर के लिए इलेक्ट्रोड्स के नाम यहां से हटा देते हैं क्योंकि अब हम लोग इनको कैथोड एनोड बनाने वाले हैं, तो अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। अब आप यहां पर खुद देख सकते हो। अच्छा एक बात पहले ये देख लो कि जो दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को
इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है। मतलब कौन से सॉल्यूशन के अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैंने इनको क्या किया हुआ है? डिप किया हुआ है। नाउ गाइस, एक बात आप हमेशा देखेंगे, एक बात आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो दिस battery's negative terminal will develop a negative potential on this electrode. Similarly, यहां पर आप देखिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस वाले इलेक्ट्रोड पर पूरी तरीके से एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले क्या आप ये बात समझे? नाउ गाइस, एक बात समझना, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आप लोग सब जानते हो कि आपका एक इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट्स में टूटता है, कैटायन और एनायन। कैटायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। भाई अगर इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में एक कैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है और एनायन है जिस पर माइनस चार्ज है, तो ये हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ भागेंगे। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि कैटायन विल रन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड एनायन विल रन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर कैटायन का पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका नाम पड़ जाएगा कैथोड। तो यहां पर कैथोड इज हैविंग अ पॉजिटिव पोटेंशियल। सिमिलरली कैथोड इज हैविंग अ नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है और एनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा एनोड। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? एनोड। तो यहां पर मैंने आपको कैथोड एनोड बता दिया। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आता है, जो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि आपके कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल है और एनोड पर आपके पॉजिटिव पोटेंशियल है। लेकिन जब आप लोग इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखते हो, तब आप लोग ये देख पाओगे कि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा क्यों होता था मैं आपको बताता हूं। हम लोग सब जानते हैं कि कैथोड पर चलता है रिडक्शन, वो यहां पर भी चलेगा नो डाउट। एनोड पर चलता है ऑक्सीडेशन, वो यहां पर भी चलेगा नो डाउट। कैथोड पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन का मतलब होता है एक कैटायन आकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इस कैथोड के ऊपर और दूसरे वाले सेल के ये एनोड और ये कैथोड, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है कैथोड के ऊपर, तभी कैथोड के ऊपर सॉल्यूशन में से कैटायन टूट के कैथोड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और मेटल फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आता है उससे ज्यादा स्पीड से कैटायन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं। क्यों? ताकि हम इलेक्ट्रॉन ले सकें। तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे ज्यादा कैटायन इस पर चिपक गए, तो कैटायन होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। सिमिलरली एनोड पर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रिडक्शन, मतलब एक एनायन यहां पर एक एनायन बोल सकते हैं, कैटायन, यहां पर कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो यहां पर क्या होगा एनायन या एक नॉर्मल सा मेटल बोल दो, एक नॉर्मल सा मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से ऐसा लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। तो यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर इस पूरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेकिन वायर पतला है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया।
तो ये हो गई बात आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा क्यों हो रहा है, अब इसको ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा क्यों हो रहा है, इसका उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनोड पर हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगाया है। पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से जब कैटायन और एनायन इस तरीके से डिसोसिएट होंगे तो एनायन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। तो वो इलेक्ट्रोड जो एनायन को अट्रैक्ट करे वो कहलाया एनोड। और कैटायन को जो इलेक्ट्रोड कैटायन को अट्रैक्ट करे, क्योंकि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट अट्रैक्ट के तहत कैटायन जाएगा ऐसे इलेक्ट्रोड के पास जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो वो इलेक्ट्रोड जो कैटायन को अट्रैक्ट करे उसका नाम पड़ गया कैथोड। समझ में आ रही बात। तो जब बैटरी के पोटेंशियल के हिसाब से देखा गया तो कैथोड पर बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल आने की वजह से ये पूरा नेगेटिवली पोटेंशियल हो गया। तो यहां पर कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। गाइस ये बात कोई नहीं समझाता, और अगर समझाते भी हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही डिफरेंस है। समझ गए, इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है। नो डाउट एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतने के अंदर, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर है हम लोग? अब देखेंगे। अब यहां पर एक बात समझे गाइस, हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाया, वोल्टेज लगाया और करंट पास करा। हम लोग सब जानते हैं एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। मतलब कैथोड पर जो आपका रिडक्शन का मतलब होता है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे। और गाइज यहां पर जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उसमें क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रोड्स कैसे रिएक्टिव। तो देखिए गाइज यहां पर क्या होगा, यहां पर एनोड पर मौजूद जो कॉपर है, यहां पर हमारे एनोड पर जो कॉपर मौजूद है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप देखेंगे यहां से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को क्या कर रहा है, आयोनाइज कर रहा है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये कॉपर इस तरीके से, यहां पर जो कॉपर प्रेजेंट है वो इस तरीके से खुद को Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू Cu डाई पॉजिटिव। और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, हमारे कैथोड की तरफ। अच्छा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, आप देखो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? क्या ये मेटेलिक कॉपर? नहीं, ये तो ऑलरेडी मेटेलिक फॉर्म में है। तो ये सॉल्यूशन में जो Cu डाई पॉजिटिव है, ये Cu डाई पॉजिटिव, अभी मैंने आपको सिखाया कैथोड का नाम कैथोड क्यों पड़ा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा कैटायंस को, इट विल अट्रैक्ट द कैटायंस। और आप लोग खुद देख रहे हो एनोड से, आप लोग खुद देख रहे हो एनोड से इस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन छोड़े और खुद को आयोनाइज करा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले, और ये जो Cu डाई पॉजिटिव अभी अभी सॉल्यूशन में मिलना स्टार्ट हुए हैं, ये क्या करेगा, ये मूव करके कैथोड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होकर यहां आ जाएगा। तो देखो ये घूम फिर के इधर आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसके पास आए और ये Cu डाई पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बना लेगा कॉपर, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। यहां पर ये एक्वस फॉर्म में आ गया था सॉलिड फॉर्म से। तो ये रिएक्शन आपको इस तरीके से होती हुई दिखेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगेगा। ये मोटू मोटू क्यों हो जाएगा, ये गोलू मोलू क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉपर इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इकट्ठा हो रहा है। तो अल्टीमेटली यू विल बी ऑब्जर्विंग
इंक्रीमेंट इन द साइज, इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ कैथोड। तो हमेशा ध्यान रखना, आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। लेकिन एनोड पर क्या होगा, एनोड पर तो आयोनाइज हो रहा है, तो बच्चों धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये एनोड का साइज डिक्रीज होने लगेगा, ये थोड़ा थोड़ा पतला होने लगेगा और लास्ट में ये बिल्कुल पतला हो जाएगा एक पतले वायर की तरह। तो यहां पर क्या होगा, साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस, साइज ऑफ एनोड विल डिक्रीज। तो एनोड पर साइज डिक्रीज, कैथोड पर इलेक्ट्रोड का साइज इंक्रीज। अब सारे बच्चे मेरा दिमाग खाएंगे, करी क्यों, क्या मजा आया, क्यों करा ये इलेक्ट्रोलिसिस, क्यों करा, एक एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया, एनोड से कॉपर टूटा, आयन बना, कैथोड पर गया, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़े थे अल्टीमेटली वही इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट कर लिए और कॉपर मेटल बन गया। तो मजा क्या आया, ये क्यों करी, ये क्यों करी? तो बच्चों ये इसलिए करी क्योंकि इस मेथड को बोलते हैं प्योरिफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड। दिस इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कॉपर। कॉपर का प्यूरिफिकेशन का मतलब सर देखो क्या होता है, जब हम अर्थ क्रस्ट से कोई मेटल निकालते हैं, उसको धूल मिट्टी से अलग करते हैं, उसके अंदर जो अनवांटेड केमिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स होते हैं उनको हटाते हैं। इतना सब करने के बाद जब आपको एक मेटल मिलता है तो वो इम्प्योर मेटल होता है। इम्प्योर मेटल यानी उसके अंदर अभी भी कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एनोड होता है हम उसको इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। तो यहां पर जो इम्प्योर मेटल है वो ये कॉपर है, और हम कैथोड को क्या करते हैं, बिल्कुल 100% या 99% प्योर मेटल से बनाते हैं। तो जो प्योर मेटल होता है उसको आप कैथोड पर लगाइए, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको आप एनोड पर लगाइए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका ये जो इम्प्योर मेटल है एनोड पर होने की वजह से मजबूरी में इसको करना पड़ेगा अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने की वजह से ये अपने आयोनिक फॉर्म में टूट जाएगा। और बच्चे जब हमेशा ध्यान रखना, जब एक इम्प्योर मेटल टूटता है उसके आयन में, आयन हमेशा प्योर होता है, आयन के अंदर किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हो, इसमें प्योर इंप्योर का कोई फंडा ही नहीं है। तो ये जो आयंस बने, दीज आर 100% प्योर आयंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर ये प्योर आयन चले और कैथोड पर इकट्ठे हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन और कॉपर मिले और यहां पर ये जो इकट्ठा हुआ ये आपका प्योर कॉपर हुआ। तो ये जो साइज बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रोड का, ये यहां से इम्प्योर मेटल के प्यूरिफाई होने के बाद इस पे जमने की वजह से हो रहा है। तो जब आप इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे तो आपको प्योर कॉपर इसके ऊपर नीचे की तरफ जमा हुआ दिखेगा, जिसको आप बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये एनोड तो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब जितना भी आपने इम्प्योर मेटल इस पे लगाया था वो पूरा खत्म हो जाएगा और यहां पर आपको पूरा प्योर मेटल मिल जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि यहां पर नीचे की तरफ यहां पर कुछ गंदगी, कुछ मिट्टी विट्टी जमा हो गई है, जिसको आप बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। व्हाट इज एनोड मड? एनोड के मेटल के अंदर जो इंप्योरिटी हुआ करती थी वो अब यहां पर जमा हो गई है नीचे की तरफ। तो अब आप देखिए कि आपने क्या किया, आपने कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करा। तो आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस डीसी बैटरी के फॉर्मेट में सप्लाई करी। किसको? इलेक्ट्रोड्स को, जो किसके अंदर डिप थे? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप थे। तो सर CuSO4 का क्या काम? CuSO4 का क्या काम? बेटा एक मीडियम तो चाहिए ना हमको, वी वांटेड अ मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर हम लोग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सके। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये आयंस कोई हवा में थोड़ी ट्रांसफर होंगे, इनको एक मीडियम चाहिए ना। तो सर क्या हम लोग CuSO4 के अलावा ZnSO4 यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नो। क्यों नहीं कर सकते? समझो बात को। अगर आपने CuSO4 की जगह ZnSO4 ले लिया, आप DC अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट करंट, तो ये तो Zn डाई पॉजिटिव बना लेगा और Zn डाई पॉजिटिव भी यहां पर इकट्ठा हो सकता है। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो जिंक मेटल बना लेगा।
तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोगों को जब ऐसी केमिकल रिएक्शन करनी हो जिसमें आपके इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव हो, तो आपको उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, वो उसी इलेक्ट्रोड्स, वो उसी मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना हो, वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए जो उस मेटल को अपने अंदर कंटेन करे जिससे आपने इलेक्ट्रोड बनाया है। जैसे यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन है तो कॉपर ही इलेक्ट्रोड है। अगर आप ये केस सिल्वर के साथ करना चाहते हो तो यहां पर भी आप सिल्वर लेंगे, यहां पर भी आप सिल्वर लेंगे, तो सॉल्यूशन भी आप यहां पर कोई सिल्वर का ही लेंगे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रोलिसिस ये हो गई। क्या ये बात आपको समझ में आई? दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। काफी हुचुड़ पुचुड़ हो गया है, हौश पौश हो गया है, तो प्लीज जरा इसको देख लीजिए। तो एक मेथड इलेक्ट्रोलिसिस की हो गई जिसमें अपने इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमने इलेक्ट्रोड्स को पार्टिसिपेट क्यों कराया है? उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने मिली यहां पर। क्यों करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस? मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। मेटल्स को प्यूरिफाई कब करेंगे? जब आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जब आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दोनों मेटल्स को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या बताओ? रिएक्टिव बनाओ। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे, फिर अपन एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे जिसमें अपने इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होंगे, इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो देखेंगे, और फिर ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। पर पहले इतना नोट करो। ऑल राइट प्यारे बच्चों, अब हम यहां पर इतना रब करने के बाद एक ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखेंगे जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोड्स ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर लेट से मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, हम लोग सब पहचान गए हैं इसको। मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या अट्रैक्ट करेगा? एनायंस को, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? कैटायंस को, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड। यहां पर कैथोड इनर्ट है क्योंकि मैंने इसको सिल्वर से बनाया है, एनोड भी इनर्ट है क्योंकि मैंने इसको सिल्वर से बनाया। तो यहां पर हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं? इनर्ट है। तो ये क्यों यूज करेंगे? ये हम इसलिए यूज करेंगे, तो लेट से यहां पर मेरे पास में अब जो मैंने इस टैंक के अंदर भरा है, ये मैंने बच्चों भरा है मॉल्टन यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। आई हैव यूज्ड मॉल्टन NaCl। ठीक है, अब आपने करंट पास करा, तो बच्चों जैसे ही आप करंट पास करोगे, हम लोग सब जानते हैं हमारा मॉल्टन NaCl 2 पार्ट्स में टूटता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये प्रोसेस होगी कैसे? देखिए, जैसे ही आपने करंट पास किया, हम लोग सब जानते हैं एनोड पर क्या होता है? क्या होता है एनोड पर? एनोड पर होता है सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे जाते हैं। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, मतलब सर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो बच्चों जैसे ही आपने करंट पास किया, हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर हर जगह आपको Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आपको घूमते हुए नजर आएंगे। अब एक बात बताओ, Cl नेगेटिव क्या है? एनायन। हम लोग सब जानते हैं जैसे ही आपका Na पॉजिटिव निकला, Na पॉजिटिव क्या बना? कैटायन। Cl नेगेटिव क्या बना? एनायन। ये किसकी वजह से टूटे? ये आपने जो डायरेक्ट करंट सप्लाई करा है इलेक्ट्रोड्स की मदद से, जो करंट जा रहा है, इसकी वजह से टूटे। अब समझो इंपॉर्टेंट बात, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है ये एनायंस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास कौन आएंगे? एनायंस यानी Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव एनोड पर आया। एनोड क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन, मतलब Cl नेगेटिव यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रकार छोड़ देगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो, एक बात समझना, क्या क्लोरीन कभी भी इन्वायरमेंट में, नेचर में अकेला एग्जिस्ट करता है? मैंने कभी भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अभी यहां पर ये स्टेबल क्यों था? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का छीन के आया था, लेकिन वो तो अब हमने रिलीज करवा लिया, तो अब ये अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या है? एनोड पर एक और क्लोरीन का आयन आएगा, वो क्लोरीन का आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इस तरीके से सिचुएशन दिखेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा?
आपको यहां पर दो क्लोरीन के आयंस आते हुए दिखेंगे, जो दोनों क्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन नाम की गैस बना लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो अल्टीमेटली प्यारे बच्चों, एनोड पर आपको क्या दिख रहा है? एनोड पर आपको यह दिख रहा है कि क्लोरीन के आयंस आ रहे हैं और क्लोरीन के आयंस आने के बाद यहां से वो क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल रहे हैं। दे आर लीविंग द चेंबर इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। और ये किसके पास से निकल रहे हैं? एनोड के। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। अब ये तो लिख लिया है, तो इसको रब करते हैं। हम लोग सब समझ ही गए कि अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोड का मेटल ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रोड का मेटल रिड्यूस हो रहा है। यहां पर जो भी हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हो रहा है, जो हमने मोल्टन NaCl लिया है। सिमिलरली यहां पर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? कैथोड को कौन अट्रैक्ट करेगा? कैटायंस। तो यहां पर Na पॉजिटिव आ चुके हैं। अब आप यहां पर देखो, एनोड पर क्लोरीन तो गैस बन के निकल गया, लेकिन एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से ट्रेवल करके कैथोड तक पहुंचेंगे, एनोड से ट्रेवल करके कैथोड पर पहुंचेंगे। और कैथोड पर साथ साथ और कौन पहुंच रहा है? सोडियम के कैटायंस। तो जैसे सोडियम के कैटायंस यहां पर पहुंचे और क्लोरीन के द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ये सोडियम मेटल बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, तो यहां पर भी आप लोगों को दो सोडियम लगेंगे ताकि वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो यहां पर आपको एक साथ 2Na पॉजिटिव चाहिए, जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Na सॉलिड बना सके। तो अब यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस कैथोड के ऊपर सोडियम नाम का मेटल इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर यू आर ऑब्जर्विंग दैट सोडियम मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, यानी सिल्वर के ऊपर सोडियम इकट्ठा हो रहा है। हम लोग सब जानते हैं सोडियम और सिल्वर में कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो सोडियम क्या होगा? डिपॉजिट, एंड क्लोरीन गैस क्या हो गई? रिलीज। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते तब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पार्टिसिपेट करता है, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन कर सके। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने करा क्या? हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें दो चीजें मिली। हमें एक तो सोडियम मेटल डिपॉजिटेड होता हुआ दिखा, कहां पर? कैथोड पर। ये डिपॉजिट हो गया सॉलिड फॉर्म में, और हम लोगों ने क्लोरीन गैस को रिलीज होते हुए देखा गैस के फॉर्मेट में फ्रॉम एनोड। तो हम लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन करी, हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करा, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से NaCl को दो हिस्सों में तोड़ दिया, Na और Cl में। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काय के लिए इस्तेमाल करा? एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में बदला? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ सर? यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है? बच्चों, जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, लेकिन जब ये नए बॉन्ड बन रहे हैं तो नए बॉन्ड को बनाने के लिए भी एनर्जी लग रही है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए और बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वही तो केमिकल एनर्जी है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉन्ड तोड़ने और बॉन्ड बनाने में मदद दे रही है, तो वो केमिकल एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका काम करता है। तो क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का समझ में आया प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करता है मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोगों को नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस देता है, जिसके अंदर आप लोगों को बाहर से एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हुई नजर आती है। इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के होते हैं, इनर्ट एंड रिएक्टिव। अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो केमिकल रिएक्शन करेगा। जैसे यहां पर मोल्टन NaCl था, बेटा पिघला हुआ, पानी नहीं है इसके अंदर, पानी नहीं है, पिघला हुआ है, तो Na और Cl बन गया। लेकिन अगर यहां पर कैथोड एनोड रिएक्टिव है तो एक तरफ एनोड से ये धीरे 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 छोटा होता जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा। यहां पर हम लोगों ने उसको यूज किया था प्यूरिफिकेशन के लिए। तो गाइज ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस को प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए।
अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग यहां पर चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1 इतना समझिए। पार्ट 2 के अंदर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे और फिर साथ साथ हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक समझ में आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हasta la vista।